नमस्कार, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौर तूफान का पृथ्वी पर प्रभाव, यानी कि सौर तूफान के बारे में हम जानेंगे। सोलर स्टॉर्म जो होते हैं उनके बारे में जानेंगे, ये होते क्या हैं, इनका आने का कारण क्या होता है, पृथ्वी पर इनके क्या प्रभाव हो सकते हैं, और जो हम अरोमा लाइट्स देखते हैं, ये अरोमा लाइट्स कैसे बनती हैं, ये भी हमारा पृथ्वी पर एक प्रभाव ही होता है इनका। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं हमारे संस्थान द्वारा जो समर ऑफर दिया जा रहा है। इसमें आपको हमारे सभी यूपीएससी और पीसीएस के ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव और जो हमारे डीएलपी कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज पे आपको 50 से 75% की छूट दी जा रही है। और ये ऑफर सिर्फ 7 तारीख तक वैलिड है, यानी कि 7 जून तक वैलिड है। तो फटाफट से फोन उठाइए और हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो फटाफट से फोन उठा के इस फोन नंबर पर 9555124124 फोन नंबर पर बात कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट हमारी यहाँ नीचे दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं सोलर स्टॉर्म, यानी कि सौर तूफान। अभी देखिए, जो राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन है जो कि यूएसए में है, यूएसए का है, इसने पृथ्वी पर आने वाले शक्तिशाली सौर तूफान की चेतावनी दी है। और क्या कहा है कि जून में ये आ सकता है, जून में 4, 5, 6 मतलब जून में आने की इसकी संभावना है। और क्या कहा है कि इससे होगा क्या, जो बहुत ही ये जो तूफान आएगा ये बहुत ही तीव्र सौर ज्वालाओं से उत्पन्न होगा, यानी कि जो वहाँ पे सूर्य पे जो ज्वालाएं होंगी वो बहुत ज़्यादा तीव्र होंगी, जिसके कारण ये उत्पन्न होगा और ये पृथ्वी पे बहुत ही हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। इसे क्या कहा गया है, इसे 5G घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये 5G घटना है क्या, इसमें उपग्रहों यहाँ पर होगा क्या, जो हमारे उपग्रह हैं, जो बिजली ग्रिड हैं, यहाँ तक कि हमारी जो हवाई जहाज हैं उनका भी मार्ग बाधित हो सकता है। हवाई जहाज भी हमारे किस पे वर्क करते हैं, हमारी जो हमारी रेडिएशन होती है, रेडिएशन के माध्यम से तो उनसे हम संचार करते हैं। तो यहाँ पर ये जब रेडिएशन चेंज होंगी तो क्या होगा, हमारे हवाई जहाज की भी यात्रा जो है चेंज हो सकती है, मार्ग उसका बाधित हो सकता है। अब देखो, जो सोलर क्षेत्र है, यहाँ पर किस सोलर क्षेत्र की बात हो रही है, AR13897। जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा सूर्य है उसके एरिया को एक नाम दे देते हैं। तो जो सौर क्षेत्र AR13897 है, इससे जो उत्पन्न होने वाला तूफान है वो करेगा क्या, हमारी पृथ्वी का जो चुंबकीय धाराएं हैं, यानी कि जो हमारे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसकी जो ग्रेविटेशनल लाइंस होती हैं उनको प्रभावित कर देगा। और जब ये प्रभावित होंगी तो उसके कारण से क्या होगा, हमारा जो संचार है और नेविगेशन सिस्टम प्रभावित हो जाएगा। जब हमारा नेविगेशन सिस्टम ही प्रभावित हो जाएगा तो होगा क्या कि हमारे विमानों का मार्ग भी बदल सकता है। हम अपने मोबाइल में जो जीपीएस के थ्रू नेविगेशन देखते हैं वो भी हमें अलग दिखाई देने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, किसके कारण से, सोलर स्टॉर्म के कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सोलर स्टॉर्म या फिर सौर तूफान होते क्या हैं। सौर तूफान जो हमारे सूर्य की सतह पर होने वाली, अगर कोई चेंजेस होते हैं हमारे सूर्य की सतह पर, उसके कारण जो हमारे बड़ी मात्रा में ऊर्जा और अवशेष कणों को छोड़ती है, उसे बोला जाता है सोलर स्टॉर्म। अब देखिए, अभी इससे पहले हम आपको एक चीज़ बताएं कि जो सूर्य होता है वो अपने 11 वर्षों में एक सौर चक्र पूरा करता है। तो अभी हाल ही में ये कहा गया है कि सूर्य अपने 11 वर्षीय सौर चक्र के चरम पर पहुंच रहा है, जो कि इससे होगा क्या, सन स्पॉट की जो गतिविधि है उसमें वृद्धि होगी। और यही सन स्पॉट में जो गतिविधि की वृद्धि होती है, इसी से लगातार सौर तूफान आने का कारण बनता है। यही जो वृद्धि है यही कारण बनती है सौर तूफान का। अब जान लेते हैं 11 वर्षीय सौर चक्र होता क्या है। देखो, सूर्य जो होता है अपना सूर्य चक्र जो पूरा करता है, सौर चक्र, वो 11 वर्ष में पूरा करता है। और हर 11 साल में सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से बदलता है, यानी कि पूरी तरह से बदल जाएगा। जो हमारा सूर्य है, सूर्य का मान लीजिए यहाँ सूर्य है, सूर्य का इधर हमारा नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो क्या होगा, इसका जब चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो ये जो पोल्स हैं आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि जो नॉर्थ है वो क्या हो जाएगा, साउथ, और जो साउथ है वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्थ हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, पूरा ही अपना ग्रेविटेशनल बदल देता है। चुंबकीय क्षेत्र जब बदलता है तो इसके
पोल बदल जाते हैं। जब इसके पोल अपनी जगह बदल लेंगे तो इसकी सतह पर जो गतिविधियां होती हैं वो प्रभावित होती हैं, और उन्हीं के कारण से क्या होता है, हमारे सौर तूफान आते हैं और अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा और आवेशित कण निकलते हैं। ये जो आवेशित कण होते हैं ये क्या करते हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है, सौर ज्वालाएं, कोरोनल मास इजेक्शन आदि शामिल होते हैं इन तूफानों में। जो ऊर्जा निकलती है उन्हीं को बोला जाता है हमारा कोरोनल मास इजेक्शन, और सौर ज्वालाएं यानी कि सोलर फ्लेयर जो हम सुनते हैं वो यही होते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ अन्य ऊर्जावान घटनाएं भी यहाँ पर होती रहती हैं। अब जो हमारे सौर विकिरण से जो तूफान तब उत्पन्न होता है जब बड़े पैमाने पर चुंबकीय विस्फोट होता है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि अगर इसका पूरा चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर तूफान आएगा। देखिए जब ये काम होगा, जब सोलर तूफान आएगा तो कोरोनल मास इजेक्शन होगा और इससे संबंधित जो हमारे सोलर फ्लेयर होते हैं वो बनेंगे। और साथ ही साथ ये क्या करेंगे, ये हमारे सौर वायुमंडल में आवेशित कणों को बहुत ज़्यादा वेग दे देंगे और वो बहुत ज़्यादा वेग से त्वरित करने लगेंगे, और जिसके कारण से होगा क्या, ये लगभग 3 मिलियन मील प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ेंगे। अब ये जब इतनी स्पीड से पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं तो जो ये आवेशित कण हैं, मान लीजिए जैसे हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये भी आवेशित कण का मतलब क्या है, इन पे कोई ना कोई चार्ज है। तो जिस तरीके से ये कण होते हैं इसी तरीके से आवेशित कण आएंगे। ये आएंगे कैसे, अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के पास ये आ रहे हैं। पृथ्वी के पास जब आएंगे तो पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है। यहाँ पर इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसकी एक तरीके से क्या करता है, सुरक्षा कवच होता है। अब यहाँ पर जब ये कण आएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये अपना रास्ता विस्थापित कर देंगे, यानी कि अपना रास्ता चेंज कर लेंगे, विस्थापित होगा। लेकिन होगा क्या कि कुछ कण जो होंगे वो इसके चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर फंस जाएंगे और वो हमारे जो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, उसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के नीचे चले जाएंगे और वहाँ पृथ्वी की जो ऊपरी वायुमंडल होता है वहाँ पर ये पहुँच जाएंगे। जहाँ पर क्या है, वायुमंडल में क्या होता है, हमारी गैसेज होती हैं, तो वहाँ पे जो गैसेज होंगी, मौजूदा गैसों के साथ जब ये संपर्क में आएंगे तो इससे क्या होता है, छोटी छोटी चमकदार रोशनियां पैदा होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, अरोमा। जिसे क्या कहा जाता है, अरोमा। यहाँ आपने आपको बताया कि अरोमा किस तरीके से आया, यहाँ से आवेशित कण आए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये यहाँ से अपना रास्ता चेंज कर लिया, इन्होंने विस्थापित हो गए, अपना रास्ता चेंज कर लिया, यानी कि यहाँ से चेंज हुआ रास्ता। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ कण फंस गए किसी कारण से, ये पृथ्वी के वायुमंडल में, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जो पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल है वहाँ पे गैसों के साथ टकराकर रोशनी उत्पन्न करेंगे और इसी रोशनी को कहा जाता है अरोरा लाइट। अगर ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो कैसा कलर उत्पन्न होता है, हरा रंग। और वहीं ये अगर नाइट्रोजन, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसके संपर्क में आते हैं तो कौन सा कलर पैदा होता है, नीला या बैंगनी कलर उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पृथ्वी पर प्रभाव। मैंने आपको क्या बता दिया, अरोरा नामक प्रकाश का प्रदर्शन करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का प्रकाश होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। अभी हाल ही में क्या हुआ था, अभी हाल ही में जो लद्दाख का हानले है वहाँ पे उसके ऊपर अरोरा देखे गए थे, है ना। और दूसरा देखिए, भूचुंबकीय तूफान पैदा कर सकता है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ के चुंबक में भी चेंजेस आएंगे तो जब ये भूचुंबकीय तूफान पैदा होगा तो होगा क्या, जो बिजली की लाइनें हैं वहाँ पर चेंजेस होंगे और वहाँ पर क्या होगा, करंट उत्पन्न कर सकते हैं। बिजली की लाइनों में बहुत ज़्यादा करंट उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा, वोल्टेज में बहुत ज़्यादा उतार या चढ़ाव आएगा और उसके कारण से होगा क्या, हमारे जो ट्रांसफार्मर हैं उन्हें नुकसान हो सकता है, यानी कि हमारे जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं उसे ये नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा कब हुआ, वर्ष 2013 में इस तूफान के, सोलर तूफान के कारण वर्ष 2013 में इस तरीके का मामला सामने आया था, जबकि पूरी की पूरी बिजली गुल हो गई थी 2 देशों में। कौन कौन से देश थे वो, स्वीडन और साउथ अफ्रीका। स्वीडन और साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, पूरी की पूरी लाइट गुल हो गई थी, किसके कारण से, सोलर स्ट्रोम के कारण से।
दूसरा ये क्या करेंगे, इसके जो उच्च आवेश वाले जो कण होते हैं वो जाके अगर सैटेलाइट से टकराएंगे तो क्या होगा, जो सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसको नुकसान पहुंचाएंगे, यानी कि हमारी सैटेलाइट भी वहां से अपना रास्ता चेंज कर सकती हैं। सैटेलाइट भी अपने मार्ग से विस्थापित हो सकती हैं, अपनी जगह से थोड़ा सा चेंज हो सकती हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा आवेश होगा। आगे जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके जीवन को खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो किस में रहते हैं, स्पेस स्टेशन में रहते हैं। अब वो स्पेस स्टेशन भी एक तरीके के उपग्रह की तरह ही वहाँ पे स्टेब्लिश होते हैं। जब वो उससे टकराएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो लोग हैं, है ना, उसके अंदर जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जो सौर तूफान है इनका अध्ययन क्यों करना होता है। देखिए, जो सौर तूफान है उनको समझने के लिए, उनका पूर्वानुमान लगाने के लिए और उनके प्रभावों को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम उसका अध्ययन करना पड़ता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम इसके प्रभावों से बच सकें, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जा सकता है। तो इससे होगा क्या, जब हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो हम सौर तूफानों की भविष्यवाणी और उनका अनुसंधान लक्ष्य बता सकेंगे, यानी कि हम उसका अनुसंधान कर सकते हैं, सोलर स्टॉर्म की भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या क्या बता पाएंगे हम कि सोलर तूफान कब और क्यों आएंगे। पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया गया है इसके लिए कि कब आएंगे और क्यों आएंगे, ये हम बता सकते हैं। ये जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंस इंडिया जो है, ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने अंतरिक्ष के मौसम पर और समय पर अपडेट करती रहती हैं, यानी कि अंतरिक्ष में किस तरीके का मौसम है, सूर्य कैसा है, ये सब चीज़ों के लिए अपडेट करती रहती हैं। दूसरा, सूर्य का अध्ययन करना हमें बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए अभी क्या किया गया है, उपग्रह भेजे जाते हैं। उपग्रह जो वास्तविक होते हैं वो सूर्य पे जाके उसके समय के बारे में, उसकी पूरी गतिविधियों का पूरा निरीक्षण करते हैं। जैसे कि अभी हमने भारत से कौन सा भेजा है, भारत से हमने आदित्य L1 एक मिशन भेजा है, जो क्या करेगा, सूर्य का पूरा निरीक्षण करेगा, सूर्य की गतिविधि के बारे में पूरा सब कुछ बताएगा। और ये इससे ये पता चलेगा, आदित्य L1 के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि तूफान किस तरीके से आने वाले हैं। तूफानों की हम पूर्व चेतावनी दे सकेंगे कि ये उत्पन्न होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य के अंदर क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं वो जब पूरा उसका एनालिसिस कर पाएगा तो हमें एकदम सटीक पूर्वानुमान बता पाएगा कि कितने कब आ सकते हैं। जैसे कि अभी क्या हुआ, NOAA ने बताया, USA के NOAA ने बताया है कि जून में सोलर तूफान आ सकते हैं, सौर तूफान आ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जो सौर गतिविधि हैं इनके साइंटिस्ट कुछ नाम रखते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर आपको कुछ नाम दिए गए हैं। X1.2 1.3 क्लास फ्लेयर 93, ऐसे ही X4.5 क्लास फ्लेयर 6, इनकी तीव्रता कितनी थी, तो 6 से 7 तीव्रता वाले ये फ्लेयर्स थे। और ये कब आए थे, 30 अप्रैल और 4 मई को, यानी कि 1.2 और 1.3 वाले जो आए थे वो 30 अप्रैल को, और X4.5 क्लास फ्लेयर जो आए थे 4 मई को आए थे। 10 मई 2023 को भूचुंबकीय तूफान सनस्पॉट AR 3664 से जो हमारा कोरोनल मास इजेक्शन हुआ था, इसके कारण ये हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं, अपनी वीडियो से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि सौर तूफान या सौर ज्वाला जो होती है पृथ्वी पर पहुंचने पर निम्नलिखित में से कौन से संभावित प्रभाव होंगे। यानी कि अगर सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर उसके कौन कौन से प्रभाव हम देख पाएंगे। पहला है, पृथ्वी पर अधिकांश भाग पर तीव्र ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न हो सकती है, अरोरास उत्पन्न हो सकते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है हमारा, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है। तीसरा आपको दिया है, उपग्रहों की कक्षाएं विचलित हो सकती हैं। अब इन दो में से एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि पहला तो सही है ही है, इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा सही है। और हमारे को यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये आप देखिए और बताइए कि कौन सा आंसर हमारा सही है। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आंसर बताइए, और इसके कारण और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।